मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि चित्रकला के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं, पैसे की कमी नहीं है, बस आपको सही ढंग से चलना होगा। सफलता एक दिन में नहीं मिलती। सफलता के लिए आप आजकल का जो यंगस्टर है उसका एक ट्रेंड है कि कम समय में उपलब्धि ज़्यादा, और निफ्ट जो है उतना ही मतलब इक्विवेलेंट मैं बता सकता हूँ, IITN के इक्विवेलेंट है निफ्टियन। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो लार्जेस्ट पजल पोर्ट्रेट के रूप में आज विश्व में जाना जाता है, आप अगर इसको सर्च करते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी लार्जेस्ट पजल पोर्ट्रेट क्या है, तो मेरी पेंटिंग आती है। नमस्कार, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9X। दी न्यूज़ 9X में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ जो बैठे हैं, जिनसे हमारी बातचीत होगी, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। हमारे साथ ख्याति प्राप्त आर्टिस्ट राजीव राज जी हैं, जिनकी पेंटिंग काफ़ी चर्चा का विषय देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। सबसे पहले हम राजीव जी का स्वागत करते हैं कि उन्होंने हमें समय दिया। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव जी, आप हमें ये बताइए कि आप कहाँ से आते हैं और बिहार के पूर्णिया से चर्चित हुए। आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए। जी, मैं एक्चुअली मधुबनी ज़िला से बिलोंग करता हूँ, और मेरे पिताजी यहाँ पे ट्रांसफ़र होके आए थे 90 में, और 90s में जब वो आए थे तो मैं भी आया था। उस समय मैट्रिक का मैं कैंडिडेट मैट्रिक सेंटअप स्टूडेंट हुआ करता था, और फिर वहीं से यहाँ पे रहना हुआ। यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ की जो मौसम है, वो काफ़ी आकर्षित करती रही, और धीरे धीरे यहाँ पर कैसे समय बीतता चला गया, और इसको हमने अपना कर्म भूमि बना लिया। पेंटिंग के क्षेत्र में मैं यहाँ पे काम करना शुरू किया, और काफ़ी इस क्षेत्र में आगे बढ़ता चला गया। तो यही था मेरा मेन। पिताजी आए थे तो उसी दरमियान मैं यहाँ पे आया हुआ था। आर्ट के क्षेत्र में जर्नी कैसे शुरू हुई? देखिए, आर्ट के क्षेत्र में मैं बचपन से ये पेंटिंग करता था। रुझान तो बचपन से ही थी, लेकिन मतलब एक हमारे माता पिता का बहुत ही बड़ा मतलब आशीर्वाद रहा शुरू से, कि हर माता पिता की इच्छा होती है कि उनके बेटे मतलब इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, कोई गवर्नमेंट नौकरी करे। लेकिन हमारे पिताजी हमारी इच्छा को देखते हुए उन्होंने काफ़ी प्रोत्साहित किया हमारे इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। और उन्हीं के बदौलत आज कला के क्षेत्र में मैं आ पाया और कला को अपना प्रोफेशन बना पाया। जैसे आपने बोला सर कि पिताजी ने आपको प्रोत्साहित किया, क्या कभी चूँकि आप जिस क्षेत्र में आए, क्या कभी रिलेटिव्स परेशान किए कि लड़का सरकारी नौकरी करे या फिर क्या चित्रकला में जा रहा है? ये परेशानी जो है ये तो चलता रहेगा, क्योंकि देखिए मैं एक आपको बताता हूँ, बराबर जो लोग कहते हैं मैं आज बहुत सक्सेसफुल हूँ। आज हमारे पास जो एक आदमी को होना चाहिए वो सारा चीज़ है, जो भी मतलब सुविधाएं सब कुछ है, अपना घर है, अपना सब कुछ है इस कला के माध्यम से। लेकिन आज भी लोग पूछते हैं कि राजीव आप करते क्या हैं, तो ये बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। सब चीज़ ठीक है, आप पेंटिंग करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन करते क्या हैं? ये जो चीज़ दिमाग में बैठा, मतलब लोगों के दिमाग में एक बात है कि पेंटिंग से पैसा नहीं कमाया जा सकता है। जी। पेंटिंग से आदमी अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकता है। पेंटिंग को ले करके उनकी भविष्य, उनको जो लगता है, लोगों को आम जो एक धारणा बनी हुई है पेंटिंग के बने, पेंटिंग का मतलब, पेंटर का मतलब एक ऐसा चित्र का जो गरीब हो, तो ये धारणा को ख़त्म करने के लिए मैं यहाँ पे हूँ। मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि चित्रकला के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं, पैसे की कमी नहीं है, बस आपको सही ढंग से चलना होगा। और मैं एक चीज़ ज़रूर अपने नए सीखने वाले लोग हैं, जो चित्रकार बनना चाहते हैं और उनको रुचि है इसमें कि हम इसको प्रोफेशन बनाएं, तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती। सफलता के लिए आप आजकल का जो यंगस्टर है उसका एक ट्रेंड है कि कम समय में उपलब्धि ज़्यादा। तो ये हमें लगता है कि कम समय में उपलब्धि तो बहुत मिल सकती है, क्योंकि आज रातों रात आप फेमस हो सकते हैं। जैसा मीडिया का ज़माना है, आपने देखा ना, कच्चा बादाम कितना फेमस हो गया, रातों रात फेमस हो गया। रानू मंडल फेमस हो गई, लेकिन रानू मंडल क्यों नहीं टिक पाई? फेमस तो हो गई, लेकिन रानू मंडल उस जगह पर टिक क्यों नहीं पाई? तो उसका पीछे कारण था कि उसके अंदर कुछ नहीं था।
तो मैं ये कहना चाहूँगा कि फेमस होना आसान है आज के डेट में, लेकिन फेमस बरकरार रहना ये आसान काम नहीं है। और फेमस आप बरकरार रहें, आप हमें फेमस लाइफ लॉन्ग रहें, उसके लिए आपके अंदर में वो गुण होना चाहिए और उस गुण के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और आप पैसे की चिंता मत करिए ना, काम करते रहिए, काम करते रहिए, काम करते रहिए, और एक समय ऐसा ही आएगा कि आपको पैसे मिलते रहें। तो हड़बड़ाइए मत, टाइम तो चाहिए, क्योंकि एक माँ जो है एक बच्चे को जन्म देती है तो 9 महीना का समय होता है, 9 महीना से पहले कुछ नहीं हो सकता है। उसी तरह से एक टाइम है, और टाइम पर आप अगर मेहनत करते रहेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। राजीव जी चित्रकार हैं और चित्रकारों से हम ये सवाल ज़रूर करते हैं क्योंकि समाज अक्सर चित्रकारों को ताना देता है। खैर ये तो सिलसिला चलता रहेगा, इन्होंने बताया। सर इस क्षेत्र में करियर क्या है? आज के डेट में चित्रकला में बहुत ज़्यादा करियर मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला करियर तो है कि आप एज ए आर्ट टीचर, किसी भी स्कूल में एज ए आर्ट टीचर आप नौकरी कर सकते हैं, सरकारी हो या गैर सरकारी हो। एज ए आर्ट टीचर अपना आप करियर इसमें बना सकते हैं। इसके अलावा आप इलस्ट्रेटर बन सकते हैं, इसके अलावा डिज़ाइनर बन सकते हैं। आज देख रहे होंगे बड़े बड़े फैशन डिज़ाइनर ये जो हैं, ये आर्ट के माध्यम से ही है। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैं विद्या विहार रेसिडेंशियल स्कूल में एज ए आर्ट टीचर के रूप में 21 वर्ष काम किया, और हमारे 21 वर्ष के उस मतलब वो सफ़र में लगभग नहीं कुछ तो 25 से 30 निफ्टियन पैदा हुए। निफ्टियन पैदा हुए? जी। निफ्टियन क्या होता है ये हमारे दर्शकों को ज़रूर बताइएगा सर। निफ्टियन का मतलब है कि NIFT जो है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से जो लोग पास करते हैं, और निफ्ट जो है उतना ही मतलब इक्विवेलेंट मैं बता सकता हूँ, IITN के इक्विवेलेंट है निफ्टियन। एक IITN जब होता है उसके इक्विवेलेंट हम मानते हैं एक निफ्टियन को। और एक निफ्ट में एडमिशन ये होना इतना आसान नहीं होता है, और हमारे लगभग विद्या विहार से लगभग 25 बच्चे से ऊपर निफ्टियन हैं, और बाकी जो बच्चे हैं हमारे से जो ट्रेनिंग यहाँ पर लेते थे, हमारे घर पे जो सीखते थे, उसमें से भी लगभग 10-12 मतलब सब मिलाकर अगर कहें तो 40-42 बच्चे हमारे बच्चे जो हैं वो आज निफ्ट में हैं। और साथ ही साथ कुछ 2-3 बच्चे ऐसे हैं जो विदेशों में परचम लहरा रहे हैं। एक चित्रकार बनने के लिए जैसे करियर है तो फिर क्या क्या करना चाहिए? क्योंकि निफ्ट के बारे में आपने चर्चा की, और क्या क्या करना चाहिए, और निफ्ट के बारे में थोड़ा जानकारी संक्षेप में दे दीजिए। देखिए ऐसा है कि जो भी आपके अंदर क्रिएटिविटी है, आपके अंदर अगर सृजनशीलता है, आपको लगता है कि मेरे अंदर सृजनशीलता है, क्रिएटिविटी है, तो आपके लिए ये फील्ड बहुत ज़बरदस्त है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पेंटिंग बना करके इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। मैंने अभी बताया कि आप निफ्ट में जाएंगे तो फैशन टेक्नोलॉजी हुआ, तो फैशन में आप बहुत कुछ आता है, जैसे जूते डिज़ाइन करना हुआ, ड्रेस डिज़ाइन करना हुआ, मोटर व्हीकल्स जो हैं वो डिज़ाइन करने हुए, घर के डिज़ाइनिंग हुए, इंटीरियर डिज़ाइनिंग हुआ। आज के डेट में इंटीरियर का काफ़ी डिमांड है। बड़े बड़े रेस्तरां, बड़े बड़े रेस्टोरेंट, बड़े बड़े रिसोर्ट्स, बड़े बड़े जो मतलब ऑफिसेज होते हैं, मकान होता है, उसमें लोग एज ए मतलब इंटीरियर डिज़ाइनर काम करते हैं। तो आप अपने जो सृजनशीलता, अपनी जो सृजन क्षमता है, उसका इस्तेमाल वहाँ पे कर सकते हैं। और आप एज ए फ्रीलांसर, जैसे आज मैं फ्रीलांसर काम करता हूँ, स्वतंत्र चित्रकार, मैं कहीं कोई नौकरी नहीं कर रहा। मुझे ऐसा लगा कि अब हमारे लिए नौकरी फ़िलहाल नहीं है, तो मैं अपना काम करूँ और अपने विचारों को एक बड़ा आयाम दूँ, अपने कैनवास पर एक उसको विस्तृत करूँ। तो वो अब समय आ गया है। एज भी लगभग आप 45 ईयर्स ओल्ड हो चुके हैं। अब बाकी का जीवन हम चाहते हैं पेंटिंग को फूल रूप से समर्पित करें, और वो कर रहे हैं। शुरू के दौर में तो लग रहा था कि नौकरी करके नौकरी अगर हम नहीं करते हैं तो मेरी जीवन कैसे चलेगी। कई बार हमारी वाइफ ने भी मना किया कि नौकरी मत छोड़िए, लेकिन आज उसका परिणाम बहुत अच्छा है कि आज मैंने जो डिसीज़न लिया नौकरी छोड़ने का, वो बेस्ट डिसीजन था, और स्वतंत्र रूप से हम इस चीज़ को कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है। जीवन में तकलीफ आई तो सर क्या सोचा था सबसे पहली बार? जीवन में तकलीफ़ आई, और इस कोरोना पीरियड में आई। ये कोरोना का जो 2.5 साल का जो सफ़र रहा वो बड़ा ही संघर्षपूर्ण रहा। सब कुछ बंद था, बैलेंस जीरो था, जीरो बैलेंस। कहते हैं ना कि जब तुम किसी को दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात तुम्हारे साथ होती है। ये डायलॉग आपने सुना होगा शाहरुख खान का, लेकिन ये डायलॉग बहुत पुराना डायलॉग है, किसी ने बहुत बड़े दिग्गज ने दिया था।
और आकर्षक के सिद्धांत से ये बातें निकल कर आती है। तो हम इस चीज़ को जानते हैं कि जब तुम किसी को दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात, ये पूरी दुनिया तुम्हें आगे बढ़ाने में लग जाती है, लेकिन तुम्हारा दिल सच्चा होना चाहिए। और ऐसा ही हुआ कि ये 2 साल जो मैं बीता, मेरा जो समय बीता बड़ा ही संघर्षपूर्ण बीता, लेकिन ये 2 साल में जो उपलब्धियां आई आज तक कभी नहीं। और इतना बड़ा उपलब्धि आया कि अगर हम इकोनॉमिकली बात करें तो हम बड़ा स्ट्रांग हो गए इस 2 साल के दरमियान, ये 2 साल की रिसर्च। तो ये 2 साल जो हमारा बैठना हुआ, इसमें आर्ट के क्षेत्र में बहुत कुछ विकास हुआ। और हम सिर्फ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ये 2 साल जो मतलब संघर्ष का जो समय पूरी दुनिया में आया, तो कई लोग इसमें बन गए और कई लोग इसमें बर्बाद हो गए। यानी आपदा को आपने अवसर में बदल लिया। सवाल अब उस बात को लेकर जिसके लिए हम राजीव जी के पास आए हैं। राजीव जी, पजल पेंटिंग क्या होता है और पजल पेंटिंग को लेकर आपने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी ख्याति प्राप्त की, हमारे दर्शकों को ज़रूर बताइए। देखिए, पजल का मतलब होता है टुकड़ों टुकड़ों में जो चीज़ बटे हुए होते हैं उसको एक साथ जोड़कर जो एक चित्र बनते हैं, उसी को पजल कहते हैं। पजल का मतलब होता है टुकड़ों में जो चीज़ है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो लार्जेस्ट पजल पोर्ट्रेट के रूप में आज विश्व में जाना जाता है, आप अगर इसको सर्च करते हैं तो विश्व की सबसे बड़ी लार्जेस्ट पजल पोर्ट्रेट क्या है, तो मेरी पेंटिंग आती है। तो वो पजल पोर्ट्रेट में मैंने 225 कैनवास के टुकड़े, 2.5 फीट बाई 2.5 फीट के 225 कैनवास के टुकड़ों पर मैंने अलग अलग पेंटिंग बनाई थी। और सबको जब मैं जोड़ा तो अटल जी के विशाल का एक तस्वीर वो बनकर सामने आई। और उसका हाइट था 37.5 फुट लंबा और 37.5 फुट चौड़ा। मतलब आप अगर कहें तो एक मंजिल इमारत की हाइट होती है 10 फीट, तो 4 मंजिल इमारत के हाइट होती है 40 फीट। लगभग 40 फीट के लगभग में, यानी 4 मंजिल इमारत के बराबर वो पेंटिंग बनी हुई थी। और ये पेंटिंग सिर्फ एक पेंटिंग नहीं था, ये एक बायोग्राफी पेंटिंग था। पेंटिंग मतलब एक पोर्ट्रेट होता है कि किसी आदमी की विशाल तस्वीर बन जाती है, लेकिन यहाँ पर मैंने उस पेंटिंग के साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी की उनकी स्वलिखित 42 कविताओं को उनके कोट पर मैंने लिखा था। और साथ ही साथ बचपन से लेकर मृत्यु तक कि उनकी सारी तस्वीरें, लगभग 85 तस्वीरें मैंने उनके बैकग्राउंड में चित्रित किया था। और उनका विशाल तस्वीर था और पीछे में उनके बैकग्राउंड में मैंने तिरंगे के 3 रंगों को भी इस्तेमाल किया था। और इस तरह से ये विश्व में 4 विज़न पेंटिंग के रूप में भी सामने आया था। राजीव जी से हम ये जान लेते हैं कि उन्हें किन किन अवार्डों से अब तक नवाजा गया है। अभी तक जो अवार्ड तो छोटे बहुत सारे मिले हैं। सबसे पहले एक ऑनलाइन कॉन्टेस्ट में इंटरनेशनल लेवल पे मुझे अवार्ड मिला था, सबसे पहले ऑनलाइन कॉन्टेस्ट में। और उसके बाद सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में बिहार का सबसे सर्वश्रेष्ठ कला पुरस्कार राधा मोहन पुरस्कार से भी नवाजा गया। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी मेरा नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी की विशाल पेंटिंग को लेकर मिला। इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरा नाम वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्रिलिक पेंटिंग पजल पोर्ट्रेट के रूप में इंटरनेशनल बुक में मिला। फिर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम आया और एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी ये मेरा नाम अंकित हुआ है। यही अभी तक की उपलब्धियां हैं। सोचा था आपने कि इस रास्ते पे चलेंगे और इतना अवार्ड हमको मिलेगा? नहीं, ऐसा तो नहीं सोचे थे। हाँ, चलते रहे थे और हाँ, करवा बनता चला गया। और कहते हैं ना कि कर्म किए जा फल की चिंता मत कर। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं और सच्चे दिल से करते हैं तो फल मिलता ही है, और उसी का परिणाम है और माता पिता का आशीर्वाद है और हमारे दर्शकों का शुभ प्यार है, जिसके कारण से आज हम यहाँ पे हैं। अपने जीवन में आपने कौन कौन सी पेंटिंग की तैयारी की, इसके माध्यम से आपने समाज को क्या संदेश दिया है? सर, ये हमारे सवाल नहीं है, एक दर्शक के सवाल है। जी बिल्कुल, ये बहुत ही सुंदर सवाल है आपका। और मैं आपको बता दूं कि मैं पेंटिंग प्रोफेशनली मैं पेंटर तो हूँ। प्रोफेशनली इसलिए कहता हूँ कि मेरा जीविकोपार्जन इससे चलता है। हमारी जो जीविकोपार्जन का मुख्य साधन जो है आज पेंटिंग ही है। और
पेंटिंग कॉमर्शियलाइज हम करते हैं, लेकिन साथ साथ में हम समाज को नहीं छोड़ते। हम समाज के साथ हमेशा जुड़कर पेंटिंग बनाते हैं और समाज के हर गतिविधि पर, हर समस्याओं पर हम पेंटिंग बनाएं, लगातार बनाते रहें। इससे पहले मैंने स्मैक पे पेंटिंग बनाया था, जो आज के जो युवा हैं स्मैक में किस तरह से लिप्त होते रहे हैं और अपने जीवन, इतना अनमोल जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, उस पर भी मैंने बनाया था। कश्मीरों पंडित पर हुई अत्याचारों पर पेंटिंग बनाया था। कई मुद्दों पर मैंने पेंटिंग बनाता रहा हूँ और समाज में हमेशा एक जागृत करने की कोशिश की है, समाज को जगह, क्योंकि एक पेंटिंग एक ऐसा विधा है, चित्र के माध्यम से हम इस चीज़ को लोगों तक समझा पाते हैं और लोग समझते भी हैं। तो ये चलता रहता है, समाज को हम हमेशा जोड़ करके अपनी पेंटिंग में रखते हैं। सर, हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि मधुबनी पेंटिंग आखिर होती क्या है? चूँकि आप बिहार से हैं, मिथिला से हैं, और चूँकि इंटरव्यू है इसलिए हम लोग मैथिली भाषा में ज़्यादा बातचीत नहीं कर सकते हैं, ये चूँकि प्रोटोकॉल होता है। लेकिन हमारे दर्शकों को ज़रूर बताइए सर, मिथिला पेंटिंग क्या है? देखिए, मिथिला पेंटिंग जो है वो एक भित्ति चित्रण है। भित्ति चित्रण का मतलब है दीवार पर बनाए गए चित्र। पहले के समय में कालांतर में ये जो पेंटिंग था वो दीवार पे बनाया करते थे लोग। बहुत लोग गोबर से बनाते थे। पिठार का मतलब होता है चावल का जो पीस कर बनाया जाता है, पिठार, उससे बनता था। यानी नेचुरल कलर्स का इस्तेमाल करके, मिट्टी का अधिकतर घर हुआ करता था उस समय में, तो भित्ति पे उसको चित्रित वहाँ महिलाएं करती थी, लड़कियां करती थी। और बाद में जो है धीरे धीरे जो है वो चेंज होता गया। और ये इसमें आपको ललित नारायण मिश्रा का बहुत बड़ा योगदान हम मानेंगे, उनको कभी नहीं भूल सकते हैं। ललित बाबू का बड़ा योगदान था, क्योंकि ललित बाबू ट्रेन के लेकर के काफ़ी चर्चे में रहते हैं, ट्रेन के रूटों को लेकर के। आपको मैं बता दूं, ललित नारायण मिश्र जो हैं उनकी एक बहुत बड़ी मतलब इसमें योगदान है। आज मिथिला पेंटिंग को लोग जान रहे हैं विश्व स्तर पर। तो उन्होंने ही विदेश से लोगों को बुलाया था और इस पेंटिंग पर कुछ काम करवाया था। और फिर यहाँ के बहुत सारे जो आर्टिस्ट थे, सीता देवी थी, दुलारी देवी हैं, बहुत सारी जो आज ऑलरेडी उनको बड़े बड़े पुरस्कार मिले हैं, पद्मश्री मिले हैं। तो वहाँ से वो भित्ति चित्रण से कैनवास तक का जो सफ़र है, भित्ति चित्रण से कैनवास तक का सफ़र, आज तो आपको मालूम होगा कि मधुबनी पेंटिंग को और डिजाइनिंग में भी सम्मिलित कर लिया गया है और विश्व विख्यात पेंटिंग आज जाना जाता है। तो मधुबनी पेंटिंग वहीं से धीरे धीरे जो है भित्ति चित्रण से ही डेवलप हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी। आपको हमारा स्पेशल इंटरव्यू कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और हाँ, अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारा यूट्यूब चैनल दी न्यूज़ 9X को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम इंस्टाग्राम पर भी आ चुके हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। शुक्रिया।